जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। यानी जो मेहनत करता है उसको इनाम जरूर मिलता है और मेहनत करने वालों की ही ये पूरी की पूरी दुनिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे आप देखते हैं जनमत में। रोजाना रात को 9 बजे से पहले ही हमारा शो शुरुआत उसकी हो जाती है और हर दिन अहम मुद्दे आपके लिए लेकर आते हैं और उन पर वोट के माध्यम से, पोल के माध्यम से आपके लिए एक सवाल होता है ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और आज कौन से मुद्दे हैं वो भी प्रयास करेंगे आपको दिखाने के कि कौन से विषय आपके लिए फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से लेकर आए हैं, वो भी आप जान लीजिए। जी हाँ, हरिगढ़ में भी मंदिर। जी हाँ, हरिगढ़ क्या, मैं तो कहता हूं पूरे भारत में हर जगह मंदिर ही मंदिर हैं। हर मंदिर की चर्चा होनी चाहिए और जो भक्त हैं वो मांग कर रहे हैं कि भाई हर मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जहां मंदिर मिला, पूजा अर्चना की शुरुआत तो हो ही हो, लेकिन हर मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। क्यों पीछे रहें, क्यों दूर रहें कि भाई इतना सौहार्द ही दिखाना है तो सौहार्द क्या केवल मंदिरों को दबाने तक ही सीमित रह जाएगा? ऐसा नहीं चलता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रूस पर अटैक की। 9/11 के स्टाइल में ये रूस पर अटैक हुआ है, यूक्रेन के द्वारा कहा जा रहा है। और जिस तरीके से कामकाजी ड्रोन, जिनको मतलब सोच ली सुसाइडल ड्रोन्स कहते हैं, चलिए इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, प्लेन में नहीं है, लेकिन था तो उसी स्टाइल में। और फिर जर्मनी हादसे का सच क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है। जो डॉक्टर है वो अरब देश से वहां पर आता है, उसको कुछ लोग इस्लाम विरोधी भी बताते हैं, लेकिन फिर वो क्रिसमस वाले मार्केट में अगर वो गाड़ी चढ़ाता है, लोगों को मार देता है, 50 साल का आदमी, तो क्या वो पागल था या फिर सोची समझी जिहादी साजिश थी? ये भी इसका विश्लेषण करेंगे। और फिर आतंक के आका की बात करेंगे। भाई कैसे भाई आतंकियों के लिए जश्न मनाया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, उनके मरने के बाद उनके पूरे के पूरे जो हुजूम लगे रहते हैं, मिलने लोग आते हैं, काफिला लंबा लंबा, वो भी आतंकवादियों के लिए। और फिर गिरफ्तारियों की बात भी, और उसका क्या इलाज है कि भाई आखिर ऐसे अलाउड होता है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। असम में गिरफ्तार आतंकी, इसका विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ये तो विषय हमने आपको बता दिए। आज पहली जो खबर है वो ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बता दें कि दिल्ली में क्या हुआ है। सबसे पहले दिल्ली की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं, जहां दिल्ली में दिन दहाड़े गोलीबारी का वीडियो वायरल हो चुका है। जी हां, गोलीबारी हुई यानी गोलियां चली हैं। आमने सामने से चल रही ताबड़तोड़ गोलियां। मैं आपको खबर पढ़ता हूं, फिर आवाज भी सुनाने का अगर प्रयास करेंगे ऑडियो होगी। लेकिन दिल्ली के नरेला इलाके का है ये वायरल वीडियो और 10 साल के लड़के को गोली लगी थी। तो दिल्ली के नरेला इलाके का ये वायरल वीडियो है, 10 साल के लड़के को गोली लगी थी। ये किसी मिर्जापुर फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, बल्कि ये दिल्ली के नरेला का लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है दिल्ली में। क्या हो रहा है भाई लॉ एंड ऑर्डर को, जहां आमने सामने से गोलियां चली थी। एक 10 साल के लड़के के पैर में गोली लगी थी। वीडियो 1 हफ्ते पुराना भी बताया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो सामने आया। बाकी इस इलाके की डेमोग्राफी कितनी तेजी से बदली है आप कपड़ों से ही पहचान सकते हैं। यहाँ पर कौन से लोग ज्यादा हैं, यहाँ पर मुसलमान आबादी बहुत ज्यादा है और ये जिहादी तत्व जो गोलियां चला रहे हैं उनकी भी तस्वीर आप देख पाएंगे। उनकी भी तस्वीर आप देख पाएंगे कि भाई कैसे यहाँ पर गोलीबारी जो है वो हो रही है। दिल्ली के नरेला इलाके का ये वायरल वीडियो है। ये वायरल वीडियो जहां पर 10 साल के लड़के को पैर में यहां पर गोली लगी है। बड़ी खबर दिल्ली से। मर गया क्या? कौन मर गया पता नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पंजाब का मामला। ये बहुत बड़ा हादसा पंजाब के मोहाली में बड़ा हादसा हुआ है। कितना बड़ा आपको बताएं, मोहाली के सोहाना में 5 मंजिला इमारत गिर गई है और कई लोगों के दबे होने की सूचना यहां पर मिली है। मोहाली के सोहाना में ये 5 मंजिला इमारत गिरी है। दुखद खबर, बेहद दुखद खबर। प्रशासनिक अधिकारी भी, पूरा अमला वहां पर मौके पर पहुंच चुका है। राहत व बचाव का काम जारी है। तो मोहाली के सोहाना में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत के गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। राहत व बचाव का काम चल रहा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इमारत के साथ दूसरी इमारत की बेसमेंट का काम चल रहा था।
बेसमेंट के लिए खुदाई की गई है। खुदाई किए जाने की वजह से इमारत की नींव हिल गई, जिससे बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। इमारत में जिम खोले गए थे। बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे 10 से 15 लोगों के दबे होने की सूचना है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे, तो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। मौके पर लोगों की खासी भीड़ भी लगी है। पुलिस की तरफ से लोगों को आगे जाने से रोका गया है। बड़ी खबर मोहाली के सोहाना से, दुखद खबर, जहां पर एक 5 मंजिला बड़ा हादसे का शिकार हो गई। पूरी की पूरी बिल्डिंग नींव खोखली हो गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। कई लोग इसमें दबे हुए हैं, इसकी आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और सुदर्शन न्यूज पर पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये पूरी खबर समझ लीजिए जो पंजाब के मोहाली में ये दुखद हादसा हुआ। एनडीआरएफ की टीम, अपनी वर्दी में आप उनको देख भी सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम, तमाम जितने भी एजेंसी के लोग हैं, सुरक्षा एजेंसी से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशंस वाले वहां पर मौजूद हैं। और ये बेहद दुखद ये दृश्य, और डीजीपी के जो डीजीपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है पंजाब से मोहाली से, वो भी आपको सुना देते हैं। मैडम, अभी बहुत अर्ली स्टेज है, तो हमारा पूरा ध्यान इस वक्त लोगों को इवैक्यूएट करने में है और सर्च और रेस्क्यू एक सिस्टमेटिक तरीके से एनडीआरएफ और आर्मी वाले कर रहे हैं। पुलिस ने आउटर कॉर्डन दिया, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी पहली कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जाए, क्योंकि अभी इमीडिएटली ये इंसिडेंट अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। चलिए, 2 बड़ी खबरें आपको बताई ताकि आप किसी भी खबर को मिस ना कर दें। सुपर प्राइम टाइम शो जनमत जरूर है, लेकिन हर खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ में मिले एक और शिव मंदिर की। उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ में दूसरा शिव मंदिर मिलने के बाद माहौल गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और हिंदू संगठनों का दावा है कि, जिसको कुछ लोग अलीगढ़ कहते हैं, असल में हरिगढ़ है। हरिगढ़ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के एक मुस्लिम बहुल इलाके में लंबे समय से यह शिव मंदिर बंद पड़ा था। उनकी टीम ने इस शिव मंदिर को ढूंढ निकाला है। हिंदू संगठनों ने कहा कि गुरुवार की शाम को सराय मियां इलाके में स्थित इस मंदिर का पता लगाया गया। इससे 36 घंटे पहले बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सराय रहमान इलाके में भी मंदिर का पता चला था। वहां भी इसी तरह का एक बंद मंदिर मिला था। भाजियों की नगर इकाई के सचिव जो है हर्षद, बजरंग दल के नेता अंकुर शिवाजी और कई अन्य लोग जो है नेता भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि बंद मंदिर परिसर पूरी तरह से अव्यवस्थित था, अनऑर्गेनाइज था। यहाँ पर मूर्तियां मलबे में दबी हुई थीं। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में गेट पर लगे ताले तोड़े गए। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ मंदिर की सफाई और शुद्धिकरण की गई है। अब सिटी एसपी मृगांक शेखर पाठक ने गुरुवार देर रात इस मंदिर के बारे में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में शांति समितियों की बैठक आयोजित की जा रही है। पुलिस ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि इन मंदिरों को पूरी तरह से बहाल किया जाए, एक्टिव किया जाए, मंदिरों में शांतिपूर्ण तरीके से पूजा की जाए। उन्होंने बताया कि अब तक दोनों इलाकों से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। सराय मियां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि बाबरी मस्जिद ढहने से पहले और बाद में शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसके कारण हिंदुओं और मुसलमानों का पलायन जो है वो वहां से हुआ था। उन्होंने बताया कि इस जनसांख्यिकी बदलाव के कारण बस्तियों के साथ साथ नई कॉलोनियों का निर्माण हुआ। स्थानीय निवासी मोहम्मद अकील कुरैशी ने बताया कि पिछले कई वर्ष से मंदिर में किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं हो रही थी और कोई भी व्यक्ति परिसर में नहीं जाता था। अकील ने कहा था कि मुस्लिम निवासियों ने मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण को रोकने के लिए पहल करते हुए एक चारदीवारी बनवाई। अधिकांश लोगों का कहना है कि इस मंदिर में 3-4 दशक से पूजा नहीं हुई है। इसका कारण यहाँ रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों का सांप्रदायिक दंगों के बाद पलायन है। हिंदुओं को मारा जाता है, परेशान किया जाता है, उनका पलायन होता है, फिर कहते हैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पूजा नहीं हो रही। अरे पूजा क्यों नहीं हो रही? आप मारेंगे, मजलूमों को मारेंगे, गरीबों को मारेंगे, असहायों को मारेंगे, जो मेजॉरिटी में नहीं है उस क्षेत्र में, माइनॉरिटी में, उनको मारेंगे तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? वो पलायन करने को मजबूर हिंदू ही तो है। अब मंदिर मिलने के बाद सराय मियां इलाके में लोगों का जुटान शुरू हुआ है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को श्रद्धालुओं के साथ मिलकर मुस्लिम बहुल सराय मियां इलाके के इस शिव मंदिर में आरती, शिव पाठ और हनुमान चालीसा जैसे अनुष्ठान किए। हर्षद ने कहा कि विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने ऐसे बंद पड़े मंदिरों की पहचान करने और उन्हें पुनर्स्थापित करने का अभियान शुरू किया है। इस प्रक्रिया में ऐसे मंदिरों का पहले शुद्धिकरण किया जाता है, इसके बाद नियमित पूजा अर्चना शुरू कराई जाती है।
मामले में इलाके के सीओ अभय कुमार पांडे ने कहा कि मंदिर को खोले जाने और पूजा पाठ की शुरुआत को लेकर एहतियातन संवेदनशील सराय मियां इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इलाके में स्थिति सामान्य है। अब आप लोगों को यह समझना होगा कि हर जगह मिल रहे ये मंदिर जो मुस्लिम दंगों में हिंदू के पलायन के बाद से दबे हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि सनातन को सदा दबाया ही गया है। इसी बात को आपने अयोध्या दौरे में सीएम योगी ने भी कहा था, उनके मुख से सुना था। और क्या कहा था, आप एक बार फिर से चलिए सुन लीजिए। विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति का संदेश दिया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंबकम। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और उदात चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले इस सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मान बिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था? और क्यों किया था? उसके पीछे की नियत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि। चलिए, खबर आपने देखी। फिर इसी खबर पर पोल के माध्यम से जो आपसे प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। प्रश्न था, हर पुराने मंदिर का हो जीर्णोद्धार। 98% लोगों ने कहा हां, 98% लोगों ने कहा हां, 2% लोगों ने कहा ना। अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे पुणे के पुस्तक महोत्सव की, जिसमें सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ही शामिल हुए। पुणे में चल रहा पुस्तक महोत्सव सचमुच किताबों का महाकुंभ बन गया है, जहां लाखों पुस्तक प्रेमी अपनी अपनी पसंदीदा किताबों के बीच समय बिता रहे हैं। ये एक अद्भुत दृश्य है, खासकर जब हम ये जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन के इस युग में जहां हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, वहां भी लोग, विशेषकर युवा वर्ग, भारी संख्या में किताबें खरीद रहे हैं। ये उस शोषक आकर्षण का प्रतीत है जो किताबों में छिपा है, और ये दिखाता है कि तकनीकी विकास के बावजूद पारंपरिक किताबों का महत्व कभी कम नहीं होगा। ये महोत्सव न केवल साहित्य के प्रति प्रेम को जीवित रखता है, बल्कि युवा पीढ़ी को पढ़ाई और ज्ञान की ओर प्रेरित भी करता है। ये पुस्तक महोत्सव 14 दिसंबर से शुरू हुआ और 22 दिसंबर तक फर्ग्यूसन कॉलेज में चलेगा। ये मेला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। पुस्तकों के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए ये मेला एक
देखिए बिल्कुल स्वर्ग की तरह बन चुका है। इस पुस्तक महोत्सव में अब तक 15 लाख से अधिक किताबें बिक चुकी हैं, जो वाकई रिकॉर्ड ब्रेक कर देती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा अब विभिन्न शैलियों और भाषाओं में पुस्तकें प्रदर्शित की जा रही हैं। यहाँ 600 से अधिक स्टॉल्स पर किताबों का विशाल संग्रह है, जो पाठकों को अपनी ओर खींच रहा है। इस महोत्सव में पाठकों को हर भाषा की किताबें देखने व खरीदने को मिलेंगी। इसी के साथ बच्चों के लिए इस महोत्सव में लिटरेचर फेस्ट यानी लिट फेस्ट का आयोजन भी किया गया, जिसमें लेखन कार्यशालाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। ये मेला सिर्फ साहित्यिक आयोजन नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और सामुदायिक सहभागिता का उत्सव बन चुका है, जो पाठकों को प्रेरित करता है और किताबों के प्रति प्रेम को और बुलंद करता है। इस महोत्सव में शामिल होकर वाकई वे लोग भी पुस्तक प्रेमी बन जाएंगे, जो कभी किताबों के प्रति आकर्षित नहीं थे। ये पुस्तक महोत्सव इस बात का जीवंत उदाहरण है कि भले ही दुनिया डिजिटल हो जाए, ये उत्सव हमें ये याद दिलाता है कि पुस्तकों में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि एक विशेष मेंटल पीस भी है, जो सिर्फ पन्ने पलटने से ही महसूस किया जा सकता है। इस विशाल पुस्तक महोत्सव के आयोजन पर सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने यह कहा कि पुणे एक सुसंस्कृत शहर है या पुणे शहर पाठकों का शहर है। ये दिखाने का काम इस पुणे पुस्तक महोत्सव के माध्यम से किया गया है और यहाँ आने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, गरीबों से लेकर अमीर लोगों तक लोग यहाँ आ रहे हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। इस तरह के उत्सव या पढ़ने की संस्कृति को बनाए रखने के लिए सरकार के माध्यम से विशेष प्रयास करना आवश्यक है। इस पुस्तक उत्सव के माध्यम से पुणे की मूल संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, 4 बातें मैं इस पुणे पुस्तक महोत्सव के बारे में कहना चाहूँगा। मराठी में कहते पुणे तिथे काय उने, लेकिन इस पुणे का परिचय सनबर्न फेस्टिवल हो गया था, जहाँ पर नशा, नंगा नाच और विदेशी संस्कृति जिसका हमको विरोध करना पड़ रहा था। लेकिन ये पुणे भारत के कल्चरल सेंटर है, ये राजधानी है, कैपिटल है कल्चर का, ऐसा हम कहते हैं। उसका असली परिचय नए स्वरूप में राजेश पांडे जी ने दिया है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, राजेश पांडे जी छात्र नेता थे तब भी और अब भी एक ग्रैंड आयोजन के लिए जाने जाते हैं और इस आयोजन में कई विश्व विक्रम हुए हैं, ये भी एक इसकी अच्छी बात है। और चौथी मुझे जो सबसे प्रभावित करने वाली बात लगी कि प्रवेश से मैं देख रहा था यहाँ आने वाले एज ग्रुप की तरफ, तो युवा सबसे ज़्यादा है, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। और सारे, हम तो क्लास देखते नहीं समाज में, लेकिन जब एक विश्लेषण करना होता है तो सारा प्रकार का वर्ग है। तो ये इस आयोजन की यशस्विता है कि इसमें सहभागिता बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, गरीब से लेकर विशिष्ट व्यक्ति तक। और एक होता है कि किसी कार्यक्रम में जाने से उस कार्यक्रम की महत्ता बढ़ती है, यहाँ पर आने से बढ़ती है। ये 5वीं बात मैं कहना चाहूँगा। और राजेश जी को मैंने कहा कि ये तो अभी टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको आयोजन करना पड़ रहा है, आप ही की सरकार है, आप नेता हैं, तो ऐसा कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए कि आपको टेम्परेरी कुछ करना ना पड़े। इसके लिए भी ज़रा फॉलो करूँगा। चलिए, तो आपको पुस्तक महोत्सव का दृश्य भी हमने दिखाया और डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की बात भी हमने आपको वहां पर सुनाई। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे कैसे आतंकियों के जनाजे में हजारों जुटे हैं और उसका विरोध करना यानी गिरफ्तारी हो जाना, क्या यही होना चाहिए इस भारत में, इस हिंदुस्तान में। बात करेंगे आतंकियों के जनाजे में जुट रहे कट्टर धर्मनिरपेक्ष या कट्टर और धर्मनिरपेक्ष मुखौटों में छिपे देशद्रोहियों की। 1998 में हुए कोयंबटूर सीरियल ब्लास्ट, जिसमें 58 बेकसूरों की मौत हुई थी और 231 लोग घायल हुए थे। इस सीरियल ब्लास्ट का मुख्य आरोपी दुर्दांत आतंकी पाशा, जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था, पिछले दिनों जेल में ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद, आपको बता दें, मौत के बाद जिस आतंकी पाशा की बॉडी को किसी निर्जल कब्रिस्तान में दफन कर देना चाहिए था, उस आतंकी की बॉडी को डीएमके की सरकार ने ना सिर्फ उसके घर वालों को सौंपा, बल्कि उसके जनाजे का महिमा मंडन भी किया। आतंकी पाशा के जनाजे का जुलूस निकालने की इजाजत दी और उसकी सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को लगाया। आतंकी पाशा के आवास से कब्रिस्तान के बीच आतंकी के जनाजे में पाशा के
को हीरो मानने वाली हजारों की कट्टर मुस्लिम भीड़ तो शामिल हुई थी, साथ ही आतंकी को जो है उनके हिसाब से, उनके जो दृष्टिकोण से शहीद का दर्जा देने के लिए जनाजे में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष एक्टर और नेता भी शामिल हुए। एक्टर सेलम के साथ साथ डीएमके नेताओं ने भी जनाजे में शामिल होकर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को एक नया मुकाम दिया, नए मुकाम तक पहुंचाया। जनाजे में शामिल हजारों की कट्टर भीड़ को संभालने के लिए डीएमके की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष स्टालिन सरकार ने 2000 से ज्यादा पुलिस बल के साथ साथ 200 रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की भी ड्यूटी पर लगाई, वहां पर उनको ड्यूटी पर तैनात किया। तमिलनाडु की कट्टर मुस्लिम और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष भीड़ ने आतंकी पाशा को अंतिम विदाई दी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मिशन गजवाए हिंद की राह में कुर्बान हुए आतंकियों को किसी हीरो की तरह दिखाया जा रहा हो। कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए हिजबुल कमांडर बुरहान वानी, जाकिर मूसा और तहरीक उल मुजाहिदीन के आतंकी मुगीम अहमद मीर के जनाजे में भी कट्टर देशद्रोही मुसलमानों की भीड़ जमा हुई थी। और केवल जमा ही नहीं हुई थी बल्कि भीड़ ने हिंदुस्तान विरोधी नारे भी लगाए थे। कोयंबटूर ब्लास्ट के आरोपी आतंकी पाशा के जनाजे का महिमा मंडन करने के डीएमके सरकार के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के नेतृत्व में वीएचपी और दूसरे हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसे स्टालिन सरकार ने पुलिसिया जोर दिखाकर बंद करवा दिया और प्रदर्शनकारियों को बसों में ठूसकर डिटेन किया गया। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक देशद्रोह की इस घटना के खिलाफ विपक्ष के किसी भी नेता ने कुछ भी नहीं कहा। सबके मुंह पर ऐसे ताले लगे हुए हैं मानो उनके लिए कुछ हुआ ही नहीं। इसी पर हमारी पहली ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। आतंकवादी का जनाजा, कट्टरपंथियों की भीड़ और मुसलमानों की इस भीड़ से आती जिहाद की बू। बीते दिनों दक्षिण के राज्य तमिलनाडु की सड़कों पर निकली ये कट्टर धर्मनिरपेक्ष भीड़ औरंगजेब के उन औलादों की भीड़ है जिसे हीरो और हत्यारा में फर्क नहीं मालूम, जिसे ये नहीं मालूम कि किसके जनाजे में शामिल होना चाहिए और किसे सम्मान देना चाहिए। अपनी आंखों पर जिहाद का चश्मा लगाई इस भीड़ को मानव और दानव के बीच का यही अंतर पता होता तो ये ना तो औरंगजेब को अपना बाप मानते और ना ही ए बाशा जैसे खूंखार आतंकवादी के जनाजे में शामिल होते। आतंकवादी बाशा वही हैवान है जिसने साल 1998 में कोयंबटूर में हुए सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची थी, जिस ब्लास्ट में 58 लोगों की जान चली गई और 231 लोग घायल हो गए। आज जहन्नुम की आग में जल रहा शैतान बाशा अल उम्मा नाम के एक प्रतिबंधित संगठन का मुखिया था। देश के दुर्दांत आतंकियों में से एक बाशा को उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसने 2003 में नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी। ऐसे खतरनाक आतंकवादी का जनाजा इंडी कुनबे के सहयोगी दल डीएमके के राज में बड़े धूमधाम से निकाला जाता है। सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करने वाली और सनातन को मिटाने की बात करने वाली तमिलनाडु की यह सरकार न सिर्फ शान से एक आतंकवादी का जनाजा निकालती है बल्कि जनाजे में 2000 से 2200 जवानों की तैनाती करती है और जिहादी पाशा के इस जनाजे में शामिल होता है डीएमके का भारी वोट बैंक। लेकिन यह पहली बार नहीं जब इस कट्टर धर्मनिरपेक्ष भीड़ ने किसी आतंकवादी का जनाजा किसी हीरो की तरह निकाला। साल 2016 में जम्मू कश्मीर के त्राल में बुरहान वानी का भी ऐसे ही किसी हीरो की तरह जनाजा निकाला गया। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के त्राल की यही कट्टर भीड़ जाकिर मूसा के जनाजे में भी भारी संख्या में शामिल हुई। साल 2018 में पश्चिम बंगाल के मालदा में बांग्लादेश के जमातुल मुजाहिदीन के आतंकी सुभान अली के जनाजे में 3000 लोग जुटे। साल 2015 में याकूब मेमन के जनाजे में नागपुर में 10,000 से ज्यादा मुस्लिम शामिल हुए। साल 2020 में केरल के कासरगोड में आईएसआईएस आतंकी याहा शफी के जनाजे में 1500 से ऊपर लोग शामिल हुए। साल 1995 में खालिस्तानी आतंकवादी रफीक पठान के जनाजे में अमृतसर में 5000 लोग जुटे।
साल 2016 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य मोहम्मद शाहिद का जनाजा 2000 की भव्य भीड़ के साथ निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ही साल 2018 में आतंकवादी वसीम अहमद के जनाजे में लगभग 350 लोगों की भीड़ जुटी। बिहार के किशनगंज में आईएसआई के जासूस अबू ताहिर के जनाजे में लगभग 1500 की संख्या में लोग शामिल हुए। साल 2017 में लश्कर तैयबा के कश्मीर क्षेत्र के प्रमुख अबू दुजाना के जनाजे में 5000 से अधिक कट्टरपंथियों की भीड़ उमड़ी थी। इसी कट्टर धर्मनिरपेक्ष भीड़ ने फिर से तमिलनाडु के डीएमके राज में आतंकवादी बादशाह के लिए अपना प्यार लुटाया। वहीं बीजेपी ने सरकार द्वारा आतंकवादियों के जनाजे की अनुमति देने पर विरोध प्रदर्शन किया। आतंकवादी को हीरो जैसी विदाई देने के डीएमके सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी, हिंदू मुन्नानी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने रैली का आयोजन किया, लेकिन डीएमके सरकार ने इन राष्ट्रवादी आवाजों को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोयम्बटूर में बीजेपी ने बीते शुक्रवार को आतंकवादी के महिमा मंडन की निंदा करते हुए काला दिवस जुलूस निकाला था, जिसके बाद बीजेपी राज्य इकाई के अध्यक्ष ने अन्नामलाई और अन्य हिंदू संगठनों के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। टेररिस्ट को ऐसा प्रोसेशन में ले जाना तो वो नॉर्मल एनी सिविलाइज सोसाइटी में ये नहीं होता है, किंतु पुलिस ने इनका जो मांग को इनकार करके बहुत बड़ा प्रोसेशन का अनुमति दिया था। और उसी प्रोसेशन जब शुरू हो रहा था वहां भी काफी प्रोवोकेटिव स्पीचेस भी किया गया था। वहां वो टेरर को सिंपथाइज करके, टेररिस्ट को सिंपथाइजिंग करके काफी भाषण भी हुआ था वहां। तो हिंदुओं ने इसके प्रोटेस्ट के लिए पुलिस से परमिशन मांगे थे। पुलिस ने 3-4 दिन इनका परमिशन इनकार भी नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया। तो स्वाभाविक है कि ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने बैठे थे और इनके खिलाफ अरेस्ट किया है। महिलाएं भी थे। इसमें जो लोग थे उनके काफी फैमिली मेंबर्स ये जो टेररिस्ट बादशाह के टेरर एक्ट्स का विक्टिम्स भी थे, उनका जान भी गया है उसके कारण। तो जिनको परिवार का भी नुकसान हुआ था वो भी ये प्रोटेस्ट में थे, उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट है। इसका मतलब है कि जो और ये सब उस कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल के राज्य में हुआ जो आज संविधान, लोकतंत्र और बाबा साहब का नाम लेते नहीं थक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, खबर आपने देखी और इस खबर पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी कुछ पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। लीजिए, आतंकवाद की पैरोकार है स्टालिन सरकार। 96% लोगों ने कहा हाँ, 4% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ पैरोकार है स्टालिन सरकार। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लीजिए, महाराष्ट्र में बड़ी खबर, विभागों का बंटवारा हुआ। बंटवारा हो चुका है महाराष्ट्र में। शिंदे को लोक निर्माण विभाग मिला, जैसा कि आप जो था संभावना थी। शिंदे को शहरी विकास विभाग मिला है, जैसे कि संभावना थी अर्बन डेवलपमेंट। शिंदे को शहरी विकास विभाग मिल चुका है। बड़ी खबर, इस वक्त तमाम पोर्टफोलियो की चर्चा है और शुरुआत उसकी हम करते हैं क्योंकि ये अब फाइनल हो चुका है। वित्त विभाग अजित पवार को मिला है। वित्त विभाग यानी फाइनेंस में जो विभाग है वो अजित पवार को मिल चुका है। अजित पवार को आबकारी विभाग भी मिला है और सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह विभाग रहा, यानी होम मिनिस्ट्री जैसा कि कहा जा रहा था वैसा ही हुआ है। कानून न्याय विभाग भी आपको फडणवीस जी को, ये लीजिए और बहुत सारी खबरें आपके लिए, बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए। सामान्य प्रशासन विभाग फडणवीस के पास है, यानी मुख्यमंत्री के पास पूरा कंट्रोल। और सूचना व प्रचार विभाग भी फडणवीस के पास इस वक्त। सारी अपडेट्स आप लेते जाइए, आपको मैं बताता जा रहा हूं। चंद्रशेखर बावनकुले के पास राजस्व विभाग, यहां पर ये राजस्व विभाग इनके पास। कानून न्याय विभाग भी फडणवीस जी के पास इस वक्त मौजूद है और प्रयास करेंगे कुछ ही पलों में आपको वो ऑफिशियल गेजेट भी दिखाएंगे, वो लेटर भी आपको दिखाएंगे
जिसमें ये पूरी चीज़ें जो ब्यौरा दिया है। शिंदे को लोक निर्माण विभाग जो है यहाँ पर मिल चुका है। तो मैं आपको जिनको अंग्रेजी में भी समझाना हो समझा देता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी को यहाँ पर होम डिपार्टमेंट, एनर्जी, लॉ एंड जुडिशरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, ये तमाम जो मंत्रालय हैं उनको मिले हैं। तो अब अजित पवार को, अजित दादा जिनको कहते हैं, फाइनेंस एंड प्लानिंग, स्टेट एक्साइज, ये इनको मिले हैं। चंद्रशेखर बावनकुले जी को रेवेन्यू यहाँ पर मिला है। और सारी आपको बताते चलते हैं कि भाई गिरीश गीता दत्तात्रेय महाजन जी को वाटर रिसोर्सेज मिला है। गणेश सुभद्रा जी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर मिला है। श्री गुलाबराव रेवबाई जी को यहाँ पर वाटर सप्लाई सैनिटेशन मिला है। श्री दादाजी रेशमा बाई तगड़ू जी भूसे स्कूल एजुकेशन, और श्री संजय प्रमिला दुलीचंद राठौड़ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ये मंत्रालयों का बंटवारा जो है हो चुका है। कानून विभाग, कानून न्याय विभाग भी फडणवीस के पास इस वक्त मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसको मंत्रालयों का बंटवारा इस वक्त मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है। और ये तमाम सबसे लेटेस्ट आपको सुदर्शन न्यूज पर हम बता रहे हैं, जहां पर जो कहा जा रहा था कि होम मिनिस्ट्री जो रहेगी वो इस वक्त बीजेपी के पास रहेगी, और वैसा ही हुआ है। सूचना व प्रचार विभाग की बात करें, चंद्रशेखर बावनकुले के पास राजस्व विभाग। यहां पर बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से ये जो अब आ रही है, जैसा कि सभी सोच रहे थे कि क्या होगा पोर्टफोलियो एलोकेशन में, तो ये अब सामने आ गया। सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो प्रशासन विभाग भी फडणवीस जी के पास यहाँ पर है। सूचना व प्रचार विभाग भी फडणवीस के पास यहाँ पर है। और कुछ ही पलों में अपने संवाददाता को भी जोड़ने का प्रयास हम करेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे। तो कानून न्याय विभाग भी फडणवीस के पास यहाँ पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग फडणवीस के पास, सामान्य महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्रालयों का जो विभाग जो है वो जो बंटवारा है मंत्रालयों का पोर्टफोलियो का, वो हो चुका है। और भी डिटेल इसमें अपडेट करते करते आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग फडणवीस के पास ये सारी चीजें आप देखिए। ये काफी लंबा सस्पेंस चल रहा था, इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, बीजेपी की जीत वहां पर हुई है, और उसके बाद अब अंततः सभी को इंतजार था कि भाई मंत्रालयों का बंटवारा किस आधार पर होगा, और उसकी पिक्चर अब जाकर क्लियर हुई है पिक्चर। उसमें ये सारी बातें आपके सामने। ये लीजिए, शिंदे को लोक निर्माण विभाग मिला है, तो एकनाथ शिंदे जी को भी अच्छे डिपार्टमेंट्स, अच्छे पोर्टफोलियोज, बड़े पोर्टफोलियोज। शिंदे को शहरी विकास विभाग यहां पर मिला है। तो ये खबर सबसे पहले आपने सुदर्शन न्यूज पर देखी है, जहां पर फिर से मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस जी को, श्री देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस जी को जो मुख्यमंत्री हैं, उनको गृह विभाग, ऊर्जा विभाग यानी एनर्जी विभाग, कानून और जुडिशरी ये विभाग उनके पास है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट्स, ब्रॉडकास्ट, यानी सारी उनके अच्छे डिपार्टमेंट जो हैं चीफ मिनिस्टर के पास जैसे होते हैं, होम मिनिस्ट्री जैसे होती है वो है। और एकनाथ शिंदे जी के पास अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो ये बहुत ही बड़ा दिन आज महाराष्ट्र के चुनाव के लिए। काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि क्या अपडेट आएगा, और अब ये अपडेट आ गया है मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र की हमारी संवाददाता मनीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, पूरा अपडेट को विस्तार से समझाते हुए, पूरा समय आपके पास है, समझाइए किस तरीके से पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है, डिटेल अगर आपके पास है तो। जी बिल्कुल, ऑडियो मिल रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है उनके पास जो है होम मिनिस्ट्री आ चुकी है, और इसके साथ ही महाराष्ट्र के डीसीएम जो है एकनाथ शिंदे, उनके पास जो है अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग जो है विभाग जो उन्हें मिल चुका है। और आपको बता दें कि चंद्रशेखर बावनकुले उनके पास जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके पास आ चुका है। इसके साथ ही राधा कृष्णा विखे पाटिल की अगर बात करें तो उन्हें वाटर रिसोर्सेज और गोदावरी कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है विभाग वो उनके पास आ चुका है। और इसके साथ हसन मुशर्रफ अगर उनकी बात करें तो उन्हें मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उनके पास आ चुका है।
इसके साथ ही जो है चंद्रकांत दादा पाटिल की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन जो है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो उनके पास आ चुके हैं। और इस तरह से जो है जो खाते की जो है वितरण जो है किया गया है, विभागों का वितरण किया है, मिनिस्ट्री का वितरण जो है किया गया है। लगभग जो मिनिस्ट्री जो जिनके पास पहले से है वही उन्होंने कंटिन्यू किया है। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जो है उनके पास जो होम मिनिस्ट्री है वो पहले से थी और उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। जी ठीक है मनीषा, बहुत बहुत बड़ा दिन महाराष्ट्र के चुनाव के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, माफ कीजिएगा, ये आज का दिन बहुत बड़ा। पोर्टफोलियो एलोकेशन का ही तो इंतजार था सभी को, इतना समय लगा। समय किस लिए लगा? ये होता है क्या नॉर्मली इतना समय लग ही जाता है, या फिर वो बंटवारा करना, वो सभी को साथ लेकर चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था और आज इसको फाइनल एलोकेशन हुआ है। क्या कहेंगे इस मामले पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो मिनिस्ट्री के कैबिनेट के एक्सपांशन की अगर बात करें तो ये काफी जो है देरी से किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपस में जो है महायुति में असमंजस बना हुआ था। कहीं ना कहीं जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को लेकर के एक दूसरे में जो है सहमति नहीं बन रही थी। और अब जब हम बात करें सहमति बन चुकी है, तब जो जैसी चर्चाएं चल रही थी कि अर्बन डेवलपमेंट है जो एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे, वो उनके पास जा चुकी है। और इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस जो है होम मिनिस्ट्री का दावा कर रहे थे, तो उनके पास ही जो है होम मिनिस्ट्री है। और नए जो मिनिस्टर्स है उनकी बात करें अगर चंद्रशेखर बावनकुले, तो उनके पास जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उनके पास जा चुका है। और अजीत पवार की अगर बात करें तो उनके पास जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो कि उनके पास पहले भी था और अभी भी उन्होंने उसी चीज को जो है कंटिन्यू किया है। जो महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही, जो कानून न्याय विभाग भी फडणवीस के पास है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर ये मंत्रालय, एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूं मनीषा, ये स्ट्रॉन्ग जो होम मिनिस्ट्री की बात की जा रही थी उसी को लेकर थोड़ा सा असमंजस था, लेकिन बीजेपी ने वही किया जिसका जो चल रहा था कि भाई बीजेपी के पास ही रहेगा, लेकिन मांग तो थी ना होम मिनिस्ट्री की। जी बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री की मांग जो है वो ऐसी चर्चाओं में थी कि एकनाथ शिंदे जो है उन्हें होम मिनिस्ट्री भी चाहिए था, इसके साथ उन्हें जो है रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी चाहिए था, लेकिन उन्हें जो है दोनों में से एक भी मिनिस्ट्री जो है नहीं दी गई और उन्हें अर्बन डेवलपमेंट दिया है। इसके साथ ही पब्लिक वर्क ये जो है एकनाथ शिंदे को दिया गया। कहीं ना कहीं शिवसेना के कार्यकर्ताओं में और शिवसेना ने इसे लेकर जो है एक नाराजगी है, लेकिन फिर भी महायुति के चलते जो है ये नाराजगी कार्यकर्ता बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बाहर नहीं बता पा रहे हैं और सामने ये नाराजगी नहीं आ पा रही है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये लिस्ट जो है ये ऑफिशियल, बिल्कुल ये लीजिए, ये श्री देवेंद्र सहिता गंगाधर राव फडणवीस जी, चीफ मिनिस्टर, होम, एनर्जी एक्सक्लूडिंग रिन्यूएबल, लॉ एंड जुडिशरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट्स, ये सारी चीजें। फिर एकनाथ गंगूभाई संभाजी शिंदे जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक एंटरप्राइजेज। फिर श्री अजीत अष्टाताई अनंतराव पवार जी, उनके फुल नेम्स के साथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस एंड प्लानिंग, स्टेट एक्साइज। और श्री चंद्रशेखर प्रभावती कृष्णराव बावनकुले जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको यहाँ पर मिला। और ये तमाम जो बाकी मंत्रालय सभी के पास, वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, जहां पर सामान्य प्रशासन विभाग भी फडणवीस जी के पास है, होम मिनिस्ट्री उनके पास है, लेकिन कई अच्छे मंत्रालय जो हैं वो शिंदे जी के पास वो भी मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र में विभागों का बंटवारा हुआ है और काफी इंतजार के बाद ये बंटवारा हुआ है। तो अजीत दादा के पास फाइनेंस एंड प्लानिंग, स्टेट एक्साइज, ये भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, इंपॉर्टेंट मंत्रालय, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, बड़े मंत्रालय के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। वो सारे मंत्रालय शिंदे जी के पास भी हैं, लेकिन बीजेपी ने जैसा कहा था, जैसा इशारा किया था, वैसा ही हुआ। अच्छे मंत्रालय, स्ट्रांग मंत्रालय, होम जो डिपार्टमेंट होता है, होम मिनिस्ट्री होती है, वो बीजेपी के पास ही मौजूद है। चलिए, अब इसको लेकर प्रियंका लाठी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका भी महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह से अवगत हैं। प्रियंका, काफी लंबे समय से आप महाराष्ट्र की राजनीति को कवर कर रहे हैं और सुदर्शन मराठी के पेज को भी आप लीड कर रहे हैं तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में। कितनी बड़ी खबर है ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति के लिए, क्योंकि पोर्टफोलियो एलोकेशन में जो समय जा रहा था
उसमें यही सोचा जा रहा था कि कब होगा और क्या आपस में जो है कुछ असमंजस चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है। अभी भी कोई वाद विवाद तो नहीं है, विवाद तो खत्म हो गया, तो मिनिस्ट्री तक था कि सीएम बनना था, डिप्टी सीएम बनना था, लेकिन इतना समय लगना और आज तक पहुंचना, पोर्टफोलियो एलोकेशन, क्या एनालिसिस है आपका प्रियंका? जी बिल्कुल शिवम जी, जब से नतीजा ज्यादा जो सबको, जनता को एक्साइटमेंट थी कि किसको मंत्रालय दिया जाएगा, किसको कौन सा मंत्रालय देगा, और इस सबको अनबन, और खास करके गृह मंत्रालय अगर हम बात करें तो सारे जो लोगों का मानना था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, वो गृह मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे, पर इस गृह मंत्रालय को लेके ये जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है और जिनको भी पोर्टफोलियोज मिलने वाले थे, सब में थोड़ा, क्योंकि इन सब चीजें डिसाइड में जो है टाइम लग गया, और फिर 5 सीएम और डीसीएम 3 लोग शपथ विधि इनकी पार पड़ गई मुंबई में, और उसके बाद से बहुत ने इनको जो विपक्ष लोग है इन्होंने भी इनको बहुत टारगेट किया कि बिना पोर्टफोलियो जो मंत्रिमंडल है, ये बिना पोर्टफोलियो की सरकार है और अब ये कैसे चलेगी। पर जैसे कि अपेक्षित था वैसे गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने पास रखा है। इसके अलावा ऊर्जा, न्याय, सामान्य प्रशासन, सूचना प्रसारण, ये भी मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये कि सीएम है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है, इनको गृह मंत्रालय, पर इनको गृह मंत्रालय ना देते हुए इनको नगर विकास मंत्रालय दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और हाउसिंग मिनिस्ट्री भी इनको दी गई है। अब हाउसिंग मिनिस्ट्री हम बात करें तो मुंबई में धारावी का जो प्रोजेक्ट आने वाला है, ये बहुत ही बड़ा और ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अगर एकनाथ शिंदे के पास हाउसिंग मिनिस्ट्री तो उनकी पावर, उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मुंबई में है जो उनका कंट्रोल, उनकी पार्टी बढ़ाने के लिए तो हाउसिंग मिनिस्ट्री बहुत फायदा होगा, क्योंकि मुंबई जैसे कि हम देखते हैं बहुत ही हर दिन मुंबई जो है ग्रोइंग सिटी है, इकोनॉमिक कैपिटल भी है, तो हाउसिंग मिनिस्ट्री उनके पास होना बहुत बड़ी बात। ये प्रियंका बड़े मंत्रालय, ये भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कोई मनमुटाव ज्यादा होगा। बड़े मंत्रालय, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, ये तो बहुत मतलब बड़े मंत्रालयों के रूप में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में कार्यभार संभालना होगा। जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखा जाए शिवम जी, तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ही अच्छे से इन पोर्टफोलियो का जो बंटवारा किया है, क्योंकि 5 साल स्टेबल गवर्नमेंट चलानी है। उस स्टेबल गवर्नमेंट में अगर ज्यादा मनमुटाव हो गए तो गवर्नमेंट स्टेबल रह पाएंगी, इसीलिए इन्होंने जिनके सबसे कम नंबर है एनसीपी, अजित पवार गुट, इनको भी बहुत अच्छे मंत्रालय दिए, इनको भी फाइनेंस दिया है। फाइनेंस कोई छोटा मंत्रालय नहीं है, पर इनके मित्र गुट का भी बहुत अच्छे से ख्याल है, और इनको भी काफी अच्छे तरीके से मंत्रालय पोर्टफोलियो का जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सही तरीके से हुआ है। और 5 दिसंबर से इनको विपक्ष द्वारा बहुत ज्यादा टारगेट किया गया था, और लोग, कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा इस सोच में थे कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, कौन सा पोर्टफोलियो किसे दिया जाएगा। तो इन सब चीजों का उत्तर जो है मुख्यमंत्री ने दे दिया है, और आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें उनको पूछा गया कि पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, तब भी उन्होंने यही कहा था कि आज शाम को या कल सुबह तक पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और इसी तरह जैसे हमेशा की आदत है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं आपको रह रहा हूं, आप बने रहिए, हम कोशिश करेंगे कि वापस भी इसी मुद्दे पर बने रहें। इस वक्त दोबारा आपको लेकर चलते हैं, केवल हम ही हैं इस खबर पर। सबसे पहले आपको हमने दिखाई सुदर्शन न्यूज पर, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति की आज की सबसे बड़ी खबर है, भारत की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है, जहां पोर्टफोलियो एलोकेशन हो चुका है। प्रियंका लाठी फिर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका, एक खुशी के माहौल के तौर पर इसको समझा जाए, या अभी भी कुछ बातों पर, या फिर इतना लंबे समय जो कहते हैं कि लग गया, तो वो सभी को खुश करने के चक्कर में कि भाई साथ लेकर चलना है और चुनाव को आगे भी जीतना है, इसीलिए इतना लंबा समय जो लगा है, आराम से पोर्टफोलियो एलोकेशन किया है कि भाई अजीत दादा भी खुश हों और हर कोई, शिंदे दादा भी, सब, हर कोई खुश हो जाए। ऑडियो प्रियंका, शायद आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए फिर से एक बार। हाँ बोलिए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट अगर 5 साल सारे मनमुटाव ये दूर करके ही पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और इसीलिए इतना प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और शायद अभी कुछ इन सब में नहीं होंगे, शायद गार्डियन मिनिस्ट्री को लेके अभी भी हो सकते, पर ये पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद तो शायद मिनिस्ट्री को लेके अभी कोई मनमुटाव किसी के मन में नहीं रखा।
हाँ, जिनको मिनिस्टर की शपथ नहीं दी गई है उनके मनमुटाव तो अभी तक है। जैसे कि हम पूर्व वन मंत्री अगर देखें सुधीर मुनगंटीवार जी, जिनको मिनिस्ट्री का शपथ नहीं दिया गया है, जिनको कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई है इस बार, ऐसे कुछ वरिष्ठ नेता है जो नाराज है। पर अगर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें नहीं लगता है कि अभी कोई मनमुटाव इसके वजह से होंगे। शिवम, बिल्कुल, और कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो लंबा समय है, ये अब मैं इस बात को समझूं कि भाई ये सभी को खुश करने के लिए, मतलब सभी को साथ लेकर चलने के लिए। लेकिन ये जो अगर मंत्रालयों की बात की जाए, गृह मंत्रालय को लेकर आपको क्या लगता है, ये काफी लंबे समय तक दोनों के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद जो चला, वो अंततः कैसे सॉल्व हुआ होगा? ये एक प्रेम के रूप में देखा जाए, एक अच्छे संबंध के रूप में देखा जाए कि भाई आगे अगले मुख्यमंत्री आगे और भी मौके रहेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई केवल मैं ही रहूंगा, आपको सभी को मौका रहेगा। इसको कैसे एनालाइज करते हैं? हमेशा से ऐसा हुआ है, पर एक पार्टी को दिया गया है तो मित्र को हमेशा होम मिनिस्ट्री जाती है। ऐसा बात पहले था, पर देवेंद्र फडणवीस सत्ता में आए, ये जो रिवाज है इसको बदला है। आज खासी मिनिस्ट्री वो रखते हैं, और अगर वैसे देखा जाए तो उनको होम मिनिस्ट्री का काफी अनुभव है, बहुत सालों का अनुभव है। वो होम मिनिस्ट्री अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि अगर 2019 की अगर हम बात करें तो जैसे अमित शाह ने कहा था कि सिर्फ बीजेपी की प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी की अकेली गवर्नमेंट होगी बिना किसी के सपोर्ट के, तो होम मिनिस्ट्री जैसा पोर्टफोलियो बिल्कुल प्रियंका, तो ये मैं सबसे पहले तो समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस खबर को हमने ब्रेक किया सुदर्शन न्यूज पर, और दर्शकों को एक बार फिर से आपको बता दें कि भाई पोर्टफोलियो एलोकेशन हो चुका है, और ये सबसे पहले आपने देखा, और इसकी डिटेल आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख पाएंगे। लेकिन आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी बड़ा दिन था। जनमत में आज बहुत मुद्दे थे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सबसे पहले आप तक लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी खबरों की लिस्ट में जो खबरें हैं केवल वही आपको दिखाएंगे, अपडेटेड आपको रखते हैं। आज्ञा दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।